जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो रहने वाली है कि एसएसबी की गाइडेंस पूरी। इनका नाम है शैलेंद्र। ये हमें आज बताने वाले हैं कि इन्होंने एसएसबी दिए हैं, 4 एसएसबी ये दे चुके हैं। इनका ये 5वां एसएसबी रहने वाला है। कि एसएसबी का 5वां आपका कब है? अभी मैंने डेट सेलेक्ट नहीं करी, अभी डेट सेलेक्ट करूँगा। तो आज इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि एक बार ये कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे तो क्या मिस्टेक्स करी हैं और क्या इन्हें मतलब तैयारी करी है, कैसे सब कुछ इस कंप्लीट वीडियो इसके बारे में रहने वाली है। तो चलिए इनसे पूछते हैं। तो शैलेंद्र, आप पहले यही बताइए कि एसएसबी क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? एसएसबी ऑफिसर लेवल एंट्रीज़ के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है, जहाँ पे एनडीए, सीडीएस, टेक्निकल एंट्री, टीएस, नेवी 10+2, बीटेक एंट्री और भी कई सारी एंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑफिसर का सिलेक्शन किया जाता है। और एसएसबी एक 5 डे का कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर एएफएस भी है, एयरफोर्स के केस में ये 6 डेज़ का होता है। तो फर्स्ट डे जो होता है उसमें स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग, और जो बाकी के 4 दिन होता है वो स्टेज 2 होता है जी। और स्टेज 1 में 4 टेस्ट होते हैं, OIR 1, OIR 2, उसके बाद PPDT कराया जाता है, पिक्चर प्रोसेसन एंड डिस्कशन टेस्ट। फिर उसके बाद होता है तुम्हारा नरेशन, फिर उसके बाद GD, और उसके बाद आपको रिजल्ट बताया जाता है। OIR क्या होता है? OIR होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे और एनालॉगी आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली हर कोई कर सकता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद आता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी एक हॉल में, और 4 मिनट मिलेंगे आपको स्टोरी लिखने के लिए। तो आप उसमें स्टोरी लिखते हो, फिर जो भी है उस स्टोरी का नरेशन, ग्रुप डिवाइड हो जाता है, 15 to 18 कैंडिडेट होते हैं एक ग्रुप में, और फिर उसका इंडिविजुअल नरेशन होता है। फिर नरेशन के बाद फिर सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर कॉमन स्टोरी बनानी होती है और एक बंदा कोई भी उसको नरेट कर देता है। फिर उसके बाद होता है आपका उसके बाद रिजल्ट आता है, और उसमें से फर्स्ट डे जो रिपोर्टिंग होती है उसमें से लगभग 2/3 ऑफ द पीपल उसी डे बैक कर दिए जाते हैं। हाँ, और बाकी के जो कैंडिडेट होते हैं वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर वो कोई कैंडिडेट AFSB के लिए जा रहा है तो उसका जो साइकोलॉजी स्टेज 2 है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। शाम को उसका साइकोलॉजी टेस्ट भी वो कंडक्ट करा लेते हैं। हाँ, और साइकोलॉजी टेस्ट में आती है कि कई टेस्ट आते हैं। स्टार्टिंग होती है आपकी 12 पिक्चर्स से। हाँ, जिसमें कि 11 पिक्चर्स होती हैं, एक ब्लैंक पिक्चर्स होती है। हर एक के लिए आपको 4 मिनट मिलते हैं। 4 मिनट में एक स्टोरी बनानी होती है, और ये थोड़ी PPDT से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें एक्शन और कैरेक्टर वगैरह मार्क नहीं करने होते। और फिर उसके बाद आता है आपका उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है उसी बुकलेट में, WATs, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, 15 सेकंड के लिए वर्ड फ्लैश होता है स्क्रीन पे। उसी 15 सेकंड के बीच में ही आपको एक उसके ऊपर सेंटेंस लिखना है। और फिर उसके बाद होती है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो एयरफोर्स में भी होता है। हाँ, एयरफोर्स में भी होता है, इधर SSB में भी होता है। इसमें 60 सिचुएशन दी होती हैं आपको और 30 मिनट होते हैं। तो इसमें आपको करना होता है, SRTs करनी होती है, अपने रेस्पॉन्स देने होते हैं कि आप क्या करोगे। और फिर उसके बाद होता है SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि आपको 5 पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, और आप कैसा पर्सन बनना चाहते हो। और फिर ये है कि अगर कोई बंदा जॉब वगैरह कर रहा होता है तो उसमें थोड़ा कि आपके जो कलीग्स हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। तो इस स्क्रीनिंग के बाद साइकोलॉजी में यही होता है सिर्फ। फिर आपका स्टार्ट होता है GTO डे 1, जो कि दूसरा डे होता है उसका SSB का सेकेंड डे, GTO डे 1। तो GTO डे 1 पे सारे आपके मेन इंपॉर्टेंट जो टास्क होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो GTO सेलेक्ट करता है बच्चों को, वो सारे टेस्ट होते हैं, वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका GD, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको पहले वो 2 टॉपिक्स देगा। फिर उसके बाद 2 टॉपिक्स में से आपको ग्रुप कंसेंसस से एक टॉपिक चुनना होगा, और जिस पे आप 3 लीड होंगी, अपनी अपनी लीड को सपोर्ट करना होता है। नॉर्मल डिस्कशन होता है बिल्कुल कि अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करो, और तीनों लीड जो हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं टॉपिक से, किसी भी लीड पे आप बोल सकते हो। हाँ, और फिर उसके बाद होता है GD2, जिसमें कि सिर्फ GTO सर होंगे, वही देंगे टॉपिक, आपको डिसाइड नहीं करना होगा, उसी पे डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद होती है GP, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें एक मॉडल होता है,
उस मॉडल को प्रॉपर वो समझा देते हैं, जिसमें कई विलेजेस वगैरह और नदी वगैरह ऐसा विलेज सीन होता है। उसमें आपको एक ही टाइम पे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है सिंपल। उसको लिखना है आपको, फिर ग्रुप डिस्कशन करके एक बंदा जो है वो उस पूरे ग्रुप प्लान को बता देगा। फिर उसके बाद होता है आपका उसके बाद जीपी के बाद होता है पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 होते हैं। तो उनमें आपको इसमें 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो आपको क्रॉस करने हैं विद ग्रुप। 8 से 9 लोगों का या 10 लोगों का जो भी ग्रुप है उसके साथ, जिसमें आपको फट्टा, बल्ली और जो रोप है वो दी जाती है। हाँ, फिर उसके बाद होता है आपका वहीं पे लेक्चरेट। उसी दिन लेक्चरेट होगा, जिसमें आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। आपको 3 मिनट मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, और आपको 3 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। तो और उसमें बोलेंगे, और 3 मिनट तक चलता है वो लेक्चरेट। किसी भी 4 टॉपिक्स होंगे आपके कार्ड पे, तो आप 3 मिनट तक आराम से बोल सकते हो किसी भी टॉपिक्स पे। जनरल टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे करंट इश्यूज होते हैं, जैसे मेरे भी आए थे, जैसे योगा था, 1 बेल्ट 1 रोड, वुमेन एम्पावरमेंट बिल और जीएसटी। मैंने जीएसटी पे बोला था। तो यही सारे हैं, ये आसानी से आते हैं। और 5वां टास्क होता है इसमें ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वो करा लेते हैं उसी दिन। उसमें कई सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और एक स्नेक रेस भी बोलते हैं उसको। स्नेक टाइप पकड़ा देंगे आपको, उसको आपको ग्रुप के साथ सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना है। और ये होता है GTO डे 1 पे। हाँ, ये 5 टास्क हो गए। फिर इसके बाद GTO 2 जो डे 2 होता है, उस पर होते हैं आपके इंडिविजुअल टास्क ज़्यादा होते हैं। जैसे उस दिन आपका HGT करा लिया, हाफ ग्रुप टास्क। ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर, जो आपका ग्रुप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या तो फर्स्ट 4, सेकंड 5 या फर्स्ट 5, जैसे भी आपके बंदे हैं ना उसमें ग्रुप में, या फिर ऑड इवन चेस नंबर्स के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, जो कि आपको इंडिविजुअली सारे ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं। 3 मिनट में का टाइम मिलता है, और 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको आपको करना होता है। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी कमांड टास्क की बारी। कमांड टास्क होता है जिसमें आप बनाए जाते हो कमांडर। जैसे कि आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हो, और 2 से 3 बंदे आपको दिए जाते हैं एज अ हेल्प करने के लिए। तो एक आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, एक ही होगा वो। उसमें आपको अपना जो फट्टा, बल्ली और रस्सी है उसका यूज करके आपको क्लियर करना है अपने इस ऑब्स्टिकल को, और अपने बंदों को साथ लेके। ये होता है कमांड टास्क में। और इसके बाद आता है तुम्हारा फाइनल ग्रुप टास्क FGT। उसमें क्या होगा कि सारे जो बंदे हैं वो एक साथ ही होंगे। इसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर देते हैं वो, और उसमें आपको क्रॉस करना होता है वो इस हर्डल अपने ग्रुप के साथ। वो इजी होता है, सभी कर ले, आसानी से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के 5 जो टास्क हैं, HGT, PGT, GD और लेक्चरेट, और जो आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से जो GTO सर होते हैं वो इन्हीं से सिलेक्शन कर लेते हैं बंदे का कि ये बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और कमांड टास्क में उसको थोड़ा ये बोलते हैं ऐसा, कि मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन कि थोड़ा उसको ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, कुछ ज़्यादा उसको हार्ड टास्क देंगे। ये होता है वैसे SSB में, मैंने देखा है। तो ये होता है GTO वाला पूरा हो गया सेक्शन। अब आती है बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, किसी भी दिन हो सकता है। और किसी भी दिन हो सकता है, ये अप्रॉक्स चलता है, कभी कभी 25 मिनट चलता है किसी बंदे का, 25 कभी कभी। मेरा तो वैसे 45 मिनट्स चला था, तो 45 to 50 मिनट्स ये मैक्सिमम रहता है, 50 मिनट्स के अप्रॉक्स। क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज़ उनके अलॉट होते हैं कई सारे बंदों के, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिसाइड करना होता है। और ये हमारी टेस्टिंग पूरी हो जाती है यहाँ पे 4 दिन की। फिर आता है 5th डे, जिसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो सारे बंदे हैं उनको एक एक करके बुलाया जाता है, और उन पर डिस्कशंस होता है। और GTO, साइकोलॉजिस्ट और जो इंटरव्यूअर है वो वहीं पे एकदम से मिलते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट बंदे का असेसमेंट कैसा किया है वो बताते हैं, और वहीं पे डिस्कशन होता है, और वहीं से सिलेक्शन होता है। 1 से 2 मिनट के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चंस। अगर डाउटफुल कैंडिडेट है तो उससे कुछ और ज़्यादा पूछ सकते हैं। जैसे अगर उसका साइकोलॉजी में कुछ दिक्कत है तो उसको SRT वगैरह पूछ लिया, या फिर ऐसी चीज़ें पूछते हैं। और फिर उसके बाद पूछते हैं कि कैसा खाना रहा, कैसा स्टे रहा, बस नॉर्मली। और फिर इसके बाद आता है आपका रिजल्ट, जो कि उसी दिन दे दिया जाता है। अगर जो बंदे इसमें भी पास होते हैं, फिर वो जो AFS भी होता है वो CPSS के लिए रख लिए जाते हैं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और जो बंदे नॉर्मली होते हैं वो रिकमेंड हो जाते हैं, बस सिंपल।
तो शैलेंद्र, तुम्हारी एसएसबी की जर्नी कैसी रही? मेरी एसएसबी की जर्नी एकदम अच्छी रही, और मेरी एसएसबी तो स्टार्ट इनफैक्ट स्टेशन से ही हो गई थी, क्योंकि मैंने जो टिकट की थी वो कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड आ रहा था राजस्थान से, मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला, उसने बोला कि आजा तू मेरे साथ चल, मेरी सीट है। तो मैं उसके पास गया, और वहीं पे मुझे और बंदे भी मिल गए। और मेरी एक खास आदत है कि मैं एसएसबी वाले बंदों को अलग से ही पहचान लेता हूँ, और आदत क्या, वो हर अलग ही दिख जाता है। तो मैं जब भी एसएसबी के लिए गया हूँ, उसी सेम कोच में कम से कम 10-12 बंदे तो मिलते ही हैं मेरे को एसएसबी के। तो उनसे बातचीत करी और खाना वाना खाया, आराम से हम पहुँचे अपने एसएसबी। फिर स्टेज 1 हो गया, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन इन हो गया, और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा भी था फर्स्ट स्टेज में, और जीडी वगैरह अच्छा पार्टिसिपेट किया मैंने, और मैं कॉन्फिडेंट था कि स्क्रीन इन तो हो जाऊंगा मैं। और फिर रिजल्ट आ गया, तो और भी अच्छी खुशी हुई मेरे को कि मैं पहली बार स्क्रीन इन हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया घर वालों को, फिर 5 दिन तक मेरी बात नहीं हुई। सारे टास्क को मैंने इंडिविजुअली अपना परफॉर्म किया अच्छे से। और फिर उसके बाद जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मैंने टिकट कराई थी CPSS डे की। मुझे लग रहा था कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा था, बट कि कहीं जगह पे मेरी मिस्टेक रही, जो मैंने अभी नोट डाउन करी है सेल्फ एनालिसिस से। CPSS क्या होता है वैसे? CPSS होता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करते हैं FSB वाले, उनके लिए टेस्ट होता है, जिसमें कुछ गेम्स टाइप ही होते हैं, कई सारे मीटर्स वगैरह की हम वो बताते हैं, जिसमें रडर वगैरह होता है। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पहले वो क्लास लेते हैं 1 घंटे का करीब, उसमें सभी टास्क समझा देंगे आपको। उसमें फिर आपके टेस्ट होंगे, OIR टाइप भी कुछ टेस्ट होते हैं, रीजनिंग टाइप, और कुछ कॉकपिट जो होता है एरोप्लेन का, जो रिटायर्ड हो चुके हैं जो एरोप्लेन, उनमें बिठा के आपका टेस्ट होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट मैंने तो अभी फील नहीं किया है। बट अच्छा, मतलब आपने एसएसबी की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? क्या आपने एसएसबी की प्रिपरेशन जब ही स्टार्टिंग रिजल्ट रिटन की तैयारी की तभी से स्टार्ट कर दी थी, या फिर रिटन के बाद में ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ से करी थी? SSB की मेन जो तैयारी है वो आप जब से जन्म लिया है उधर ही से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी 1-2 दिन का खेल नहीं है, आपकी साइकोलॉजी है वो 1-2 दिन का खेल नहीं है। जो साइकोलॉजी है वो आपकी डेवलप आपके एक्सपीरियंसेस से होती है, और जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं। जैसे किसी चीज़ का बैड एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस वो आपके अकॉर्डिंगली होता है, तो रिस्पॉन्सेस भी आपके इंस्टेंटली आते हैं। तो वही चेक किया जाता है SSB प्रोसेस में। और मैंने इसकी कोचिंग ली थी ऑफलाइन। आफ्टर मेरा NDA एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, फिर मैंने AFPA आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमी जो नागपुर में है, उसके बारे में मैंने बहुत सुना था, और मैंने उसको ज्वाइन किया। वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ के जो असेसर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको 1-to-1 एनालाइज करके बताते हैं कि आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन बात ये है कि वहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, और उनके साथ, और वही जो होते हैं वो वही सिलेक्ट होने हैं जो बच्चे हैं, तो उनके साथ आपका एकदम ट्यूनिंग सेट हो जाता है कि बंदों का प्रिपरेशन कैसा है, कैसे टाइप के बंदे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा रहता है। मतलब मैंने बहुत बेनिफिट हुआ वहाँ जाके मेरे को। अच्छा, जैसे कुछ मिथ्स बनाए जाते हैं एसएसबी से रिलेटेड कि जैसे ही आप ट्रेन में एंटर करेंगे आप पर मतलब नजर रखी जाएगी, मतलब ये सारे मिथ्स ये सच हैं कि या फिर मतलब बनाए हुए हैं? ये बिल्कुल मिथ है, तभी तो इनका मिथ है, ये सच नहीं है। क्योंकि मैं भी सोचता था पहले कि स्टेशन या फिर जो ग्राउंड स्टाफ होता है वहाँ का, जो डाइनिंग हॉल में जो होता है, वो आपका चेस्ट नंबर नोट कर लेंगे, आपको रिजेक्शन करा देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जस्ट आपको डराने के लिए होता है ताकि आप कुछ मिसबिहेव ना करें। और जब आप टेस्टिंग में होते हो उसी टाइम आपका असेसमेंट होता है, कोई भी असेसर या कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा होता है। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, जैसे GD चल रहा है या GP चल रहा है, कोई भी टास्क चल रहा है, तभी आप असेस किए जाते हो, बाकी टाइम नहीं होता। ये सारे मिथ्स हैं। अच्छा, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ में तो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, कई सारे फनी, अरे भाई पूरा SSB फनी इंसिडेंट है। अगर कोई बंदा एंजॉय करके करता है तो वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे कई सारे बिल्कुल बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लगता, और वहाँ बहुत मज़े लिए हमने। तो कई सारे गेम्स वगैरह खेले, जैसे हमारी टेस्टिंग ख़त्म हो जाती थी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 2 बजे ख़त्म हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम मिलता था तो हम कई सारे गेम्स खेलते थे। वहाँ पे मोटिवेशनल हॉल हर जगह पे, AFSB में तो भाई इतना अच्छा था वाराणसी में कि हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को, नॉलेजेबल, मोटिवेटिंग सब चीज़ दिख जाएगी। हर जगह पे कोई ना कोई फाइटर एयरक्राफ्ट,
कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है। जी। बहुत अच्छा एकदम मोटिवेशनल हॉल है जिसमें अपने इंडियन वॉर्स के बारे में, इंडियन जो पहले जो एयर चीफ मार्शल्स वगैरह रहे हैं, जो पीवीसी जिनने लिया है परमवीर चक्र, उन सब के बारे में लिखा हुआ है, पूरी हिस्ट्री है सभी चीज़ों के बारे में। और कई सारे गेम्स हैं जैसे कैरम है, फूटबॉल है, टेबल टेनिस है, जिम भी है वहाँ पे, और बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सब सारे गेम्स हैं। और जो बिलियार्ड्स होता है मैंने तो बहुत खेला वो। और इनफैक्ट वहाँ पे तो एक इंटरटेनमेंट रूम भी है जहाँ पे आप मूवी वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो। तो बहुत ही अच्छे रहे, एंटरटेनिंग रहता है हाँ, सब कुछ, पूरा बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। और इनफैक्ट एक इंसिडेंट था कि जब हम कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे तो एक वहाँ पे वो थे, जेसीओ थे शायद वो, तो वो कहते हैं कि बाबा से दुआ करिए। वो सभी बंदे एकदम उसमें थे कि रिजल्ट आने वाला है, तभी वो आते हैं बाबा विश्वनाथ से दुआ करिए कि आपका रिकमेंडेशन हो जाए, वही कराएंगे रिकमेंडेशन। तो सारे बंदे एकदम डर जाते थे कि ये और हमें परेशान कर देते हैं। तो ये था। जैसे कि सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू हैंडल प्रेशर इन एसएसबी। एसएसबी के टाइम पर जो प्रेशर रहता है, नए पहली बार कैंडिडेट पहला एसएसबी देने जाते हैं, तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? तो यही तो मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी थी वो इसी वजह से करी थी, क्योंकि जो वहाँ पे हम एकदम से बच्चों को फेस करते हैं, एकदम से असेसर्स को फेस करते हैं, तो हमें एकदम ऑड सिनेरियो लगता है कि हम उस प्रोसेस में डेली लाइफ में नहीं है। और कोई भी बंदा है वो कहाँ पे स्पीच देता है, कोई स्कूल क्लासेस में कहीं पर भी हमें ये मौका नहीं मिलता कि कोई वॉलंटियर कर सके। तो इसी वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। वहाँ पे पीपीडीटी की प्रैक्टिस होती थी, 10-15 लोग हम आपस में करते थे, वो हमें असेसर्स के सामने प्रॉपर। और फिर हमने एक ग्रुप भी बनाया, शाम को प्रैक्टिस करते थे, तो उससे हमारी जो हेजिटेशन थी वो हट गई, और हम बोलना कैसे हमें अप्रोच करना है वो पूरा माइंड डेवलप हो गया। और फिर हमने परफॉर्म किया। मैं भी स्टार्टिंग की 2 एसएसबी में तो मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाता था, थोड़ा अटक अटक के बोलता था, फम्बलिंग करता था, जिसकी वजह से मैं आउट भी हुआ। और हाँ, वो तो होता है, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, लेकिन नर्वसनेस नहीं लेनी है, क्योंकि आपको अगर रिजल्ट का सोचोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बस अपना कर्म करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है, अपने एफर्ट्स दीजिए, रिजल्ट तो अपने आप पॉजिटिव आएंगे। एक मतलब सभी लोग बोलते हैं कि जो कैंडिडेट सैनिक स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, आर्मी स्कूल से पढ़े होते हैं, उन्हें एसएसबी में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वो बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं। कि ये सच है कि जो सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं एसएसबी में? ऐसा है कि देखो, कई सारे सिविल बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, वो भी रिकमेंड होते हैं, और जो सैनिक स्कूल वाले हैं वो भी रिकमेंड होते हैं। क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जो उनके पैरामीटर्स हैं सिलेक्शन के, वो सैनिक स्कूल्स वाले बच्चे हैं जो वो ज़्यादा फुलफिल करते हैं, क्योंकि उनकी वो लाइफ होती है, क्योंकि वो ऑफिसर्स के अंडर ट्रेंड हुए होते हैं, सारे उनको एक्सपोजर मिला होता है, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। और वो आउटडोर एक्टिविटीज़ और जो आर्म फोर्सेस के लिए वो पहले से ही मोटिवेटेड है, ये भी शो करता है, और वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उनका एक ही एम होता है कि एनडीए में जाना है, तो इस वजह से वो हार्डली प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। और ऐसा नहीं है कि जो आर्म फोर्सेस वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर सिविल बैकग्राउंड से नहीं है वो सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि हम हमारे ग्रुप में भी सोच रहे थे बंदे, एक चेस्ट नंबर 5 था हमारे में, वो एयर कोमोडोर का मतलब लड़का था। तो क्या है कि बंदे बोल रहे थे कि इसका तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाना है, मेजर जनरल रैंक का होता है एयर कोमोडोर। तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, मुझे भी लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखा हमने, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई सारे बंदे थे आर्मी स्कूल के, और मेरे में था एक सैनिक स्कूल का, तो ऐसा नहीं है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हीं को लेंगे। अच्छा, मतलब एक जैसे ये रहता है कि एसएसबी के अंदर कि या फिर तो आप फर्स्ट डे आउट होते हो, या फिर 5th डे लास्ट डे आउट होते हो, या फिर तो स्क्रीनिंग आउट होते हो, या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हो। तो मतलब सबसे टफेस्ट मैं जहाँ तक जानता हूँ तो स्क्रीनिंग वाला फर्स्ट डे रहता है कि अगर आप फर्स्ट डे रुक जाते हो तो आप लास्ट डे जा करके आउट हो गए। तो ये फर्स्ट डे स्क्रीनिंग कैसे क्लियर करें? स्क्रीनिंग का मुझे जो लगता है कि स्क्रीनिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे आउट क्यों होते हैं, क्योंकि नरेशन वो प्रिपेयर नहीं करते अच्छा जी, और उनके थॉट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो स्टोरी अच्छी नहीं, उनकी स्टार्टिंग हो जाती है OIR से, वो पहले OIR में थोड़ा अच्छा नहीं कर पाते, फिर उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, फिर वो स्टोरी भी अपनी कंप्लीट नहीं लिख पाते, फिर उस मतलब एक टास्क से पूरा रिलेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में अपना जो नरेशन है उसमें फम्बलिंग कर जाते हैं, और जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें नहीं बोल पाते। तो इन वजह से सारे जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आपका OIR ठीक है, 1 और 2 या फिर 3 भी रेटिंग है, और आपका नरेशन एकदम एक्यूरेट है, एकदम अच्छा है, आपने स्टोरी अच्छी लिखी है जो आपको इमेज दिखाई गई है उससे रिलेटेड, और ग्रुप डिस्कशन में आपने 2-3 बार भी पार्टिसिपेट किया है, तो आप स्क्रीन में आराम से हो जाते हो।
जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा मतलब पता किया, तो आप एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, तो उसमें क्या मिस्टेक रही थी कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे? हाँ, तो कॉन्फ्रेंस आउट्स में मेरे को तो, मैं तो सोच रहा था कि मैं रिकमेंड ही हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी कहीं जगह पे मिस्टेक्स करी होंगी और करी थी, मुझे भी पता है, क्योंकि साइकोलॉजी में मैंने एसआरटी कम करी पहली बात तो, दूसरा एसडी जो होता है वो मेरा छूट गया एक, और कुछ जगह पे मैंने जीटीओ में थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर दिखा दिया, वहाँ पे मैं थोड़ा डोमिनेट किया, मेरी आवाज़ थोड़ी साउट हुई कई बार, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ, और मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया है, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, उन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और यही है इंट्रोस्पेक्शन से ही जो, क्योंकि वो बताते तो है नहीं आपकी कहाँ आपने लैग किया, बट खुद ही को इंट्रोस्पेक्ट करना है और खुद ही अपने आप चेक करना है। मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए जो पर्टिकुलर टास्क रहते हैं उन्हें क्वालिफाई करने के लिए, उन्हें क्लियर करने के लिए पर्टिकुलर टास्क की क्या रहती है? और फेलियर का सबसे ज़्यादा कारण ये भी होता है कि हम लोग क्या है कि अभी हमारा पीपीडीटी हुआ नहीं है, स्टेज 1 हमारी क्लियर नहीं हुई, हम तैयारी कर रहे हैं लेक्चरेट जीडी इनकी। अभी मेरे एक फ्रेंड भी हैं, वो बोल रहा था कि अब लेक्चरेट टॉपिक्स बता दो या जीडी के टॉपिक्स बता दो। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप स्टेज 1 पे फोकस करिए और थोड़ा थोड़ा स्टेज 2 भी करिए, और क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग नहीं होते हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है उसका, और आपको स्क्रीनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, और स्क्रीनिंग पे भी ऐसे नहीं कि सीधा लेक्चरेट वो जीडी और पीपीडीटी का करने लग गए। फर्स्टली आप OIR करिए, वहाँ पे फोकस भी आपको ऐसे ही करना है, पहले OIR 100% देना है, फिर उसके बाद पिक्चर 100% ऑब्जर्व करनी है देखे और पूरे फोकस के साथ, फिर कंप्लीट फोकस के साथ स्टोरी लिखनी है, फिर कंप्लीट फोकस के साथ आपको नरेशन देना है 100% एफर्ट के साथ, और आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है। बस यही है, इंडिविजुअल टास्क में हमेशा ये अपना लीडरशिप वाला रोल रखिए और अपना 100% दीजिए, और रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव फिर आएगा ही। हाँ, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जिन भी दोस्तों को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके अगले SSB के लिए। धन्यवाद मोहित भाई, आपने मेरे को इस अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, जिसके कारण मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, और जो बंदे मिस्टेक्स करते हैं जो मैंने करी वो कोई और ना करे। और इस बार आप रिकमेंड होके आए, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर चैनल। मैं भी पूरे एफर्ट्स डालूंगा, और रिकमेंड होने के बाद होपफुली आपके पास ज़रूर आऊँगा। थैंक यू। सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को।